एवरीवन, माय नेम इज़ सोनी गर्ग एंड वेलकम बैक टू आवर जीएसटी ट्रेनिंग सीरीज़। आज हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, डेट इज़ टाइप्स ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जो हर बिजनेस को अपनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में समझना ज़रूरी है। और इसके साथ ही हम सीखेंगे कि अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर आप एप्लीकेशन फाइल कर चुके हो तो उसका स्टेटस आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन हर बिजनेस को रजिस्ट्रेशन एक ही तरह से नहीं होता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइप्स होते हैं जो आपके टर्नओवर के बेसिस पर या फिर आपके नेचर ऑफ बिजनेस के बेसिस पर अप्लाई किया जाता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप्स की 4 मेजर कैटेगरीज होती हैं जो बिजनेस के नेचर पर डिपेंड करती हैं। सबसे पहले इसमें नॉर्मल टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन, सेकेंड इज कॉम्पोजिशन स्कीम रजिस्ट्रेशन, नेक्स्ट इज कैजुअल टैक्स पेयर पर्सन रजिस्ट्रेशन एंड फोर्थ वन इज नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन। ये 4 मेजर कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे नॉर्मल टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन किसे चाहिए होता है। ये उन बिजनेसेस के लिए है जिनकी जीएसटी थ्रेशोल्ड लिमिट जो जीएसटी थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड करते हैं। दैट इज, अगर आप गुड्स में डील कर रहे हो और आपकी टर्नओवर 40 लाख क्रॉस कर चुकी है तो आपको नॉर्मल टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और इफ़ आप सर्विसेज में डील करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और आपकी टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड कर चुकी है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नॉर्मल टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन की की फीचर्स क्या है? सबसे पहले इसका मेन पॉइंट है आईटीसी। नॉर्मल टैक्स पेयर को जो अपनी परचेजेस पर टैक्स क्रेडिट मिलता है, मतलब जो आपने टैक्स अपने गुड्स और या सर्विसेज खरीदते टाइम आपने पे किया था, वो आप अपने जीएसटी रिटर्न में एडजस्ट कर सकते हो। उसका क्रेडिट लेके जो बैलेंस बचता है उसको एज आउटपुट का जो बैलेंस बचता है उसको आप एज पेबल पे कर सकते हो। इसकी रेगुलर फाइलिंग होती है। नॉर्मल टैक्स पेयर्स जो है उनको मंथली या क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करनी होती है। वो आप अपने रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपने पोर्टल पर सेलेक्ट कर सकते हो कि आप कैसे फाइलिंग करना चाहते हो। आप मंथली फाइलिंग्स करना चाहते हो या क्वार्टरली फाइलिंग्स करना चाहते हो। इनकी ड्यू डेट्स क्या होती हैं, कैसे फाइलिंग्स होती हैं, इनके बारे में हम अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में बात करेंगे। नॉर्मल टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन में अगर हम टर्नओवर लिमिट की बात करें तो इस कैटेगरी में बिजनेस का टर्नओवर लिमिट नहीं होता है, बस आपको जीएसटी थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड करना पड़ता है। अगर आप वॉलंटरीली लेना चाहते हैं, अगर आपकी टर्नओवर एक्सीड नहीं हो रही है फिर भी आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और जो नॉर्मल टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन है वो किसे चाहिए होता है? लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, जो ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, रिटेलर्स जिनका टर्नओवर हाई होता है, और सर्विस प्रोवाइडर्स जो टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है? सबसे मेन बेनिफिट नॉर्मल टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन का यही होता है कि आपको पूरा टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, फुल टैक्स क्रेडिट मिलता है आपको परचेजेस पर, जो बड़े बिजनेसेस के लिए फाइनेंशियली बेनिफिशियल होता है। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी टाइप का बिजनेस चला सकते हैं अंडर नॉर्मल टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम रजिस्ट्रेशन की। कॉम्पोजिशन स्कीम रजिस्ट्रेशन किसे चाहिए, कौन इसे ऑप्ट कर सकता है, क्या फीचर्स हैं? चलिए, सबसे पहली बात, कॉम्पोजिशन स्कीम रजिस्ट्रेशन जो है, अगर आपका टर्नओवर 1.5 सीआर से कम है, और कुछ स्टेट्स के लिए इसकी लिमिट जो है वो 75 लाख है, और कुछ स्टेट्स में नॉर्थ ईस्टर्न जो आपकी हिल स्टेट्स आती है वो होती हैं, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम चूज़ कर सकते हैं। मतलब इसके लिए आपकी टर्नओवर लिमिट कितनी होनी चाहिए? 1.5 सीआर अगर आप नॉर्मल स्टेट्स में हैं, और अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हैं तो आपकी 75 लाख टर्नओवर लिमिट हो जाती है। इसमें की फीचर्स इसके क्या है कि इसमें लोअर टैक्स रेट होता है। सबसे मेन बेनिफिट तो यही होता है इसका कि कॉम्पोजिशन स्कीम में बिजनेसेस को लोअर टैक्स रेट मिलता है। अगर आप गुड्स में मैन्युफैक्चरर हैं या ट्रेडर्स हैं तो आपको टर्नओवर का 1% टैक्स पे करना होता है। अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं सर्टेन सेक्टर्स में, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह, इन सब में, तो आपका 6% टैक्स होता है। इसकी सिंप्लीफाइड फाइलिंग होती है। जो भी कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स को क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करनी होती है, GSTR 4 जो मंथली फाइलिंग से बहुत ईजी होती है कंपैरेटिवली। इसमें आपको कोई आईटीसी नहीं मिलता है, इसलिए ये स्कीम उन बिजनेसेस के लिए सही है जो लो वैल्यू गुड्स
सेल कर रहे होते हैं। ये किसे चाहिए होता है? ये स्मॉल रिटेलर्स और ट्रेडर्स को चाहिए होता है जिनका टर्नओवर 1.5 सीआर से कम हो, और सर्विस प्रोवाइडर, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स के हैं ये जो स्मॉल स्केल सर्विसेज दे रहे होते हैं। इसका बेनिफिट क्या है? इजी कंप्लायंसेस होते हैं इसके, और जो टैक्स रेट होता है वो लो होता है, और इसका जो पेपर वर्क है और फाइलिंग का काम है वो भी कंपैरेटिवली कम होता है। इसकी लिमिटेशंस क्या है? इसके मेन लिमिटेशन यही है, नुकसान इसका यही है कि इसमें आपको कोई आईटीसी नहीं मिलता है, ना ही आप किसी को आईटीसी दे सकते हो। और इंटर स्टेट सेल्स जो होती है, मतलब 2 स्टेट के बीच जो सेल्स होती हैं वो आप नहीं कर सकते जब तक आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन चूज ना करें। आप कॉम्पोजिशन में है तो आप इंटर स्टेट सप्लाईज नहीं कर सकते। आप इंट्रा स्टेट, अपनी स्टेट में आप सामान बेच सकते हो, बेच सकते हो, लेकिन आप अपनी स्टेट से बाहर जाकर कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर सेल्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन की। कैजुअल टैक्स पे रजिस्ट्रेशन जो है, अगर आप टेम्परेरी बिजनेस करना चाह रहे हो, ओकेजनली एक्टिविटी, जैसे कि कोई इवेंट है, एग्जीबिशन है, या कोई सीजनल बिजनेस आप करना चाहते हो, तो ये रजिस्ट्रेशन उसके लिए होता है। की फीचर इसके क्या है कि ये रजिस्ट्रेशन उन बिजनेसेस के लिए जो टेम्परेरी टाइम के लिए ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे एग्जीबिशंस कर रहे हैं, फेयर्स कर रहे हैं, या फिर आपका सीजनल जो होते हैं, जैसे कि अगर आप दिवाली का सामान बेच रहे हैं तो दिवाली पे ही आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो उसके लिए होता है ये। और जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स होते हैं उनको अपनी बिजनेस एक्टिविटी शुरू करने से पहले ही एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है कैलकुलेट करके, और ये रजिस्ट्रेशन जो है ये 3 मंथ्स के लिए ही वैलिड होता है, जो बाद में जाकर आप एक्सटेंड करा सकते हैं अगर बिजनेस आपका ज़्यादा टाइम तक चल रहा है। ये उन लोगों के लिए होता है जो एग्जीबिशंस, फेयर्स या फिर सीजनल ट्रेड के लिए बिजनेस कर रहे होते हैं, और बिजनेस जो नॉन परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि सिंपल रजिस्ट्रेशन होता है, टेम्परेरी बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए हो गया, और फ्लेक्सिबल ऑप्शन होता है शॉर्ट टर्म ऑपरेशंस के लिए। इसका नुकसान यही है कि आपको सबसे पहले तो एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है, और ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, तो आपको जब भी आप कोई इवेंट कर रहे हैं, जब भी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपको हर बारी नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, और इसमें भी आपको कोई आईटीसी नहीं मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन की। ये उन फॉरेन बिजनेसेस के लिए है जो टेम्परेरी टाइम के लिए इंडिया में गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करना चाहते हैं, पर उनका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। इसका की फीचर है कि ये रजिस्ट्रेशन उन बिजनेसेस के लिए जो इंडिया में सप्लाई करते हैं लेकिन उनका इंडिया में परमानेंट सेटअप नहीं है। सबसे पहली बात तो यही हो गई। और जैसे कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स को होता है, ये रजिस्ट्रेशन भी 90 डेज़ के लिए ही वैलिड होता है। जैसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी 3 मंथ्स के लिए है, ठीक है, और उसको बाद में जाके आप वो करा सकते हो एक्सीड, लेकिन ये जो है ये 90 डेज़ के लिए ही होता है एनआर टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन वाला। फॉरेन बिजनेसेस को भी अपना बिजनेस शुरू करने से पहले एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है एज इन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ये फॉरेन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं जो इंडिया में गुड्स या सर्विसेज सेल करते हैं उनको चाहिए होता है। फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर जो इंडिया में टेम्परेरी बिजनेस ऑपरेशंस करते हैं उनको चाहिए होता है। इसका बेनिफिट ये है कि फॉरेन बिजनेसेस को लीगल तरीके से इंडिया में ऑपरेट करने का मौका मिल जाता है, और सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है इसका भी। नुकसान अगर इसका देखा जाए तो ये है कि आपको भी इसका एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है, और इसमें भी आपको कोई आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते हो अपने परचेजेस का। नेक्स्ट आते हैं आईएसडीज। आईएसडी वो पर्सन या बिजनेस एंटिटी होते हैं जो आईटीसी को अपने ब्रांचेस या यूनिट्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करता है। आईएसडी कोई गुड्स या सर्विसेज डायरेक्टली सप्लाई नहीं करता, ये सिर्फ आईटीसी ही डिस्ट्रीब्यूट करता है। और आईएसडी जो है वो सेंट्रलाइज्ड इनवॉइसेस से इनपुट सर्विसेज क्रेडिट होता है और उसे अपने ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जैसे कि लीगल या कंसल्टेंसी सर्विसेज वाले जो होते हैं। और आईएसडीज को जीएसटीआर 6 फाइल करना पड़ता है। ये उन बिजनेसेस को चाहिए जो बिजनेस विद मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं अक्रॉस स्टेट्स, जो अपने आईटीसी को सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, कि वो चाहते हैं कि हम परचेज तो एक ही उससे करें, सेंट्रलाइज हो जाए हमारा, कि एक ही ब्रांच में हमारा सारा आईटीसी है, और फिर जो भी हमारा जिस ब्रांच में हमें जितने आईटीसी की नीड है उसको हम
ट्रांसफ़र करते रहें फ्रॉम आवर आईएसडी, सेंट्रलाइज़ जो है हमारा। लार्ज कॉर्पोरेशंस जो होती हैं, जो अपने हेड ऑफिस और ब्रांचेस को मैनेज करती हैं, उनके लिए बेसिकली आईएसडी बेनिफिशियल रहता है। इससे क्या और सबसे मेन बेनिफिट जो आईएसडी का यही होता है कि इससे आपका जो आईटीसी है अलग अलग लोकेशंस पे, वो एक स्ट्रीमलाइन हो जाता है। आपकी 10 ब्रांच है, 10 में अलग अलग आपकी परचेजेस दिख रही है, तो आपको अलग अलग सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, सारा आईटीसी। लेकिन आईएसडी में क्या होता है, आपका एक ही साथ सारा मैनेज हो जाता है और बेटर कॉस्ट मैनेजमेंट हो जाती है इससे। जिनके मल्टीपल ऑफिसेज होते हैं, जिन बिजनेसेस के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं विद इन वन स्टेट भी इवन, तो उनके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो नॉन रेजिडेंट्स होते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, उनको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है। अगर आप एक फॉरेन ई कॉमर्स कंपनी हो जो इंडिया में गुड्स या सर्विसेज सेल कर रही है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए, चाहे आप इंडिया में फिजिकली प्रेजेंट हो या ना हो, उससे कोई भी मतलब नहीं है। अगर आप इंडिया में सेल्स कर रहे हो तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा। हर फॉरेन बेस्ड ई कॉमर्स कंपनी जो गुड्स या सर्विसेज सेल कर रही है इंडिया में, उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को अपने सेलर्स के लिए जो टीसीएस है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, वो कलेक्ट करना पड़ता है। अगर हम बात करें कि किसी चाहिए होता है, तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट, ये सारी फॉरेन बेस्ड कंपनी है जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो बाहर है। फॉरेन सप्लायर्स जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, उनको भी ये रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसका बेनिफिट होता है लीगल जो टैक्स कलेक्शन होता है और जो कंप्लायंस होता है, उसको ही सिंप्लीफाई कर देता है और इंश्योर करता है कि कंप्लायंसेस सारे सही से हैं या नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट हम बात करते हैं फॉर स्पेशल कैटेगरीज ऑफ टैक्सेबल पर्सन। ये कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ में जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए, जैसे रियल एस्टेट डेवलपर्स जो होते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ को खरीदते हैं या बेचते हैं या लीज पर देते हैं। और दूसरा होता है गवर्नमेंट एंटिटीज़ और पीएसयूज़ मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। कुछ गवर्नमेंट एंटिटीज़ और पीएसयूज़ को भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए, उनके बिजनेस एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ये था जीएसटी रजिस्ट्रेशन का टाइप्स। अब हम बात करते हैं जीएसटी स्टेटस को ट्रैक कैसे कर सकते हैं। आप देखिए, जीएसटी के एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको जीएसटी की ओरिजिनल वेबसाइट पर जाना है, डेट इज़ gst.gov.in। इसमें आके आपको यहाँ पे सर्विसेज टैब में रजिस्ट्रेशन टैब दिखेगा, यहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपके जो आपका ARN है, एप्लीकेशन फाइल करने के बाद जो आपका ARN आता है, वो ARN आपको यहाँ पे डाल के सर्च करना है। देखिए, यहाँ पे आके आपको आपका ARN डालना होता है। यहाँ पे कैप्चा एंटर करके आप सर्च करेंगे तो आपका जो जीएसटी एप्लीकेशन है उसका स्टेटस आपको ऐसे दिखने लग जाएगा। यहाँ पे आपका स्टेटस शो होता है, ये बाकी की आपकी डिटेल्स आती है। यहाँ पे देखिए अलग अलग स्टेप्स होते हैं। ये होता है पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग, मतलब कि आपने फाइल कर दिया और वो फर्स्ट लेवल पर टैक्स ऑफिसर के साथ ऑफिसर के अंडर वर्क इन प्रोग्रेस है। उसके बाद अगर आपको वो SCN इशू कर देते हैं और अभी तक आपने उसका रिप्लाई नहीं किया है, तो वहाँ पर फिर आता है पेंडिंग फॉर क्लैरिफिकेशन, कि उन्होंने आपको SCN इशू कर दिया लेकिन आपने अभी तक फाइल नहीं किया है। आप फाइल कर देते हैं क्लैरिफिकेशन, फिर उसके बाद आता है क्लैरिफिकेशन फाइल और उनकी साइड से ऑर्डर के लिए पेंडिंग है। अगर आपके SCN रिप्लाई से वो लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वहाँ पे अप्रूव्ड आ जाता है आपका स्टेटस, और अगर सेटिस्फाई नहीं होते तो वो वहाँ पे रिजेक्टेड आ जाता है। और दूसरा चांस क्या है इसमें कि आप कि SCN इशू हुआ, आपने फाइल नहीं किया, तो क्लैरिफिकेशन नॉट फाइल्ड, उसमें भी वो पेंडिंग फॉर ऑर्डर चला जाता है। और अगर वही सेम है कि इफ़ वो अप्रूव करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि अगर आप SCN का रिप्लाई ना करें तो वो रिजेक्ट ही होता है एप्लीकेशन। एक होता है कि विड्रॉन, अगर आपने एप्लीकेशन खुद से ही विड्रॉ कर लिया। तो दोस्तों, ये था जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप्स और जीएसटी टैक्स स्टेटस ट्रैक करने के स्टेप्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और जीएसटी फाइलिंग के प्रोसेस के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।